Good afternoon, everyone. Here Hemta ma'am is once again with today's lecture. Students, in last lecture we have discussed about the fifth poem, Father to Son by Elizabeth Jennings. तो बच्चे हमने जो लास्ट लेक्चर में पोएम आपकी थी उसे हमने डिस्कस किया था, तो जो पोएम है उसकी रीडिंग वी हैव ऑलरेडी completed. So now I am going to start some questions of the same poem. So let us start from question number 1. And the question number 1 is here: why does the father know anything about his son though they have lived in the same house? तो कहते हैं कि फादर जो थे वो अपने बच्चे के बारे में इतना क्यों नहीं जानते थे, इवन कि वो दोनों ही सेम हाउस में रहते थे. आंसर है बच्चे इसका: द फादर सन्स रिलेशनशिप इज एक्चुअली नॉन फंक्शनल. द फादर डज नॉट अंडरस्टैंड द एस्पिरेशंस, लॉन्गिंग्स एंड. बेटा यहाँ पे एंड है, यहाँ पे जो लिखा गया है कार्विंग, ये एंड है, ए एन एन है यहाँ पे और डी एंड. ठीक है, यहाँ पे एंड यूज़ हुआ है, एंड नहीं है यहाँ पे, एंड है. यहाँ पे एंड का यूज़ किया गया है. तो कहते हैं कि कार्विंग of the son, they do not communicate with each others and behave like strangers, therefore the father does not know anything about his son. तो कहते हैं जो फादर और सन का रिलेशनशिप था वो नॉन फंक्शनल था. ठीक है, फंक्शन नहीं करता था, वो काम नहीं करता था. क्यों था नॉन फंक्शनल? बिकॉज उनके बीच में क्या थी, उनके बीच में अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, काफ़ी ज़्यादा कम्युनिकेशन गैप था, कम्युनिकेशन नहीं होती थी. इसकी वजह से उस जो फादर है वो अंडरस्टैंड नहीं कर पाता था कि उसका जो बेटा है वो क्या चाहता है, क्या उसकी लॉन्गिंग है, क्या उसकी एस्पिरेशन है. ठीक है, कौन सी चीज़ वो चाहता है, तो वो नहीं जान पाता था. दे डू नॉट कम्युनिकेट विद ईच अदर, वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट नहीं करते थे. वो दोनों किस तरह से रहते थे, जैसे कोई स्ट्रेंजर होता है, इस तरह से वो दोनों रहते थे. इसलिए जो फादर है वो अपने बेटे के बारे में इतना नहीं जानता था. नेक्स्ट क्वेश्चन इसका क्वेश्चन नंबर 2. कहता है: इज़ द फादर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रेजेंट सिचुएशंस, व्हाट आर योर व्यूज़? कि जो फादर है क्या वो प्रेजेंट सिचुएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो आपके व्यूज़ इसमें क्या है? तो कहता है येस, आई थिंक द फादर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रेजेंट सिचुएशन. वी डू नॉट गेट टू हियर द सन्स वर्जन्स अबाउट द रिलेशनशिप विद द फादर्स हेयर. तो कहता है कि यहाँ पे अगर हम इस स्टोरी के अकॉर्डिंग देखें, जो समरी हमें पोइम हमें दी गई है, इसके अकॉर्डिंग देखें तो फादर जो है वो इस सिचुएशन के लिए क्या है, रिस्पॉन्सिबल है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे सन के जो व्यूज़ है वो नहीं बताए गए कि सन जो है उसका रिलेशन कैसा है फादर के साथ. तो कहता है इसलिए हम इसको यहाँ पे फादर को रिस्पॉन्सिबल माने हैं. कहता है वट द फादर इज गिल्टी ऑफ अलाउइंग कॉन्टिन्यूस साइलेंस आर नॉन कम्युनिकेशन बिटवीन दैम एंड ऑल्सो नॉट अंडरस्टैंडिंग द सन्स एस्पिरेशंस एंड फीलिंग. तो कहता है लेकिन फिर भी फादर जो है वो यहाँ पे गिल्टी फील कर रहे हैं. गिल्टी क्यों फील कर रहे हैं कि वो अपने बेटे के साथ क्या है, कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा. और इवन कि यहाँ पे क्या है, साइलेंस है, हमेशा यहाँ पे साइलेंस है. इस चीज़ के लिए उसको गिल्टी फील हो रही है और वो चाहता है कि वो अपने बच्चे की जो फीलिंग्स है उसको समझे, लेकिन वो समझ नहीं पा रहा. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका क्वेश्चन नंबर 3. फादर एंड सन बिहेव लाइक ए स्ट्रेंजर टू ईच अदर, वट कैन बी द पॉसिबल रीजन्स फॉर दिस? तो कहते हैं फादर और सन जो थे वो एक दूसरे के साथ स्ट्रेंजर बिहेवियर यहाँ पे करते थे. तो पॉसिबल रीज़न क्या हो सकता है? कहते हैं दे बोथ एक्ट बिहेव लाइक स्ट्रेंजर्स ड्यू टू लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग्स विद ईच अदर. तो दोनों जो बिहेव कर रहे हैं लाइक स्ट्रेंजर, तो वो किस तरह से कर रहे हैं, तो किस रीज़न से कर रहे हैं कि उनके बीच में अंडरस्टैंडिंग नहीं है. A growing son has its own ambitions and aspirations. Elders must try to act like friends rather than the commands their children to behave according to their orders. तो कहता है कि जो elders जो growing son होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, उनकी कुछ एम्बिशंस होती है, उनकी कुछ एस्पिरेशंस होती है. उनको भी होता है कि हम अपनी लाइफ में ये काम करें, आगे इस तरह से बढ़ें, ये हमारा मतलब हम जो चूज़ करें, ये वाली फील्ड चूज़ करें. तो कहते हैं लेकिन एल्डर्स जो है, एल्डर्स कभी भी मतलब इस तरह से कमांड जिस देते हैं इस तरह से काम नहीं करना चाहिए, जैसे किसी के ऊपर क्या कर दिया, ऑर्डर दे दिया. कहते हैं हमेशा एल्डर्स को अपने बच्चों को क्या करना चाहिए, एक फ्रेंडली बिहेव करना चाहिए, उसको समझना चाहिए, उसको समझाना चाहिए, फ्रेंडली बिहेव करना चाहिए. कि जहाँ पे बच्चा गलत है उसको समझाना चाहिए, ये नहीं कि उसको डांट के उसको मतलब कमांड दे के, इस तरह से नहीं. आप उसके साथ रिलेशन ही ऐसा बनाओ कि उसको ऐसे लगे कि जैसे ये क्या है, फ्रेंड है, तो वो आपके साथ हर एक चीज़ को शेयर करे. ये ना हो कि वो आपके साथ बात करना ही बंद कर दे. नेक्स्ट क्वेश्चन इसका क्वेश्चन नंबर 4. व्हाट डज द पोएट मीन्स बाय द साइलेंस अराउंड अस? कि साइलेंस अराउंड अस से पोएट जो है वो मतलब क्या बताना चाहता है, क्या मतलब उसका? द फादर फील्स हेल्पलेस एज
ही हैज़ नो डायलॉग विद हिज सन। तो कहता है जो फादर है वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पलेस है बिकॉज वो अपने बेटे के साथ कोई भी बात नहीं कर पा रहा। दे डोंट अंडरस्टैंड ईच अदर्स एंड दे आर लिविंग लाइक स्ट्रेंजर्स टू ईच अदर्स इन स्पाइट ऑफ देयर लिविंग अंडर द सेम रूफ फॉर ईयर्स। तो कहते हैं कि दोनों एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे, इवन कि वो दोनों क्या है, वो दोनों सेम रूम में रह रहे हैं, काफ़ी देर से रह रहे हैं, तो फिर भी वो उनका एक्ट कैसे कैसे वो बिहेव कर रहे हैं एक दूसरे के साथ जैसे कोई स्ट्रेंज होता है, स्ट्रेंजर्स यहाँ पे रहते हैं। कहते देयर आउटलुक एंड टेम्परामेंट आर सो डिफरेंट दैट दे रिमेन सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर्स। दे हैव अ कम्युनिकेटेड गैप अलॉन्ग विद द जनरेशन गैप विच काजेज द साइलेंस। तो कहते हैं कि उनकी जो आउटलुक है, उनका जो टेम्परामेंट है, दोनों का डिफरेंट है, दोनों एक नेचर भी डिफरेंट है, दोनों की आउटलुक जो होती है वो भी डिफरेंट है। तो कहते हैं इसलिए वो दोनों क्या हैं, एक दूसरे से सेपरेटेड हैं। कहते हैं दे हैव अ कम्युनिकेशन गैप, उन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन गैप भी है। जैसे मैंने लास्ट क्वेश्चन में आपको बताया, इसमें थर्ड क्वेश्चन में, कि उनके बीच में गैप होना चाहिए, एज ए फ्रेंड उनके बीच में एक रिलेशन होना चाहिए ताकि वो बच्चा भी आपके साथ खुल के पूरी बात जो है वो शेयर कर सके, और पेरेंट्स भी उनके साथ कुछ अगर वो गलत करते तो उनको समझा सके। तो कहते हैं कि उनके बीच में एक कम्युनिकेशन गैप है। तो कम्युनिकेशन गैप जो है वो किस चीज़ को बढ़ाता है, जनरेशन गैप। तो यहाँ पे जनरेशन गैप भी आ गया, जनरेशन गैप भी तो होगा ना, कि फादर का टाइम कुछ और था, बच्चे का टाइम कुछ और है, उसने अपने अब टाइम के अकॉर्डिंग वो जीना चाहता है, लेकिन फादर जो है, फादर ने मतलब काफ़ी दुनिया देखी होती है, तो वो उसको अलग से अपने तरीके से समझाने की कोशिश करता है, तो इसलिए यहाँ पे कम्युनिकेशन गैप भी आ जाता है। तो कहते हैं इसलिए यहाँ पे क्या है, साइलेंस है। तो क्वेश्चन आपको यही पूछा गया था कि साइलेंस अराउंड अस का क्या मतलब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, क्वेश्चन नंबर 5, हाउ डज द फादर फील्स व्हेन हिज रिलेशनशिप विद हिज सन्स कम्स अंडर स्ट्रेन। तो कहता है कि फादर कैसा फील करता है जब उसका रिलेशनशिप उसके बेटे के साथ क्या था, अंडर स्ट्रेन। तो कहता है कि फादर फील्स वेरी हेल्पलेस एट दिस सिचुएशंस व्हेन बोथ फादर्स एंड सन डू नॉट अंडरस्टैंड ईच अदर। तो कहता है कि जब दोनों फादर एंड सन एक दूसरे को अंडरस्टैंड नहीं कर पाए तो फादर जो है वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पलेस फील करता है। कहता है इट्स सैडनेस हिम to understand that he was never tried to understand his son's perspectives and his son has the distanced himself from him from long। तो कहता है कि वो हमेशा वो इस चीज़ को सोच के हमेशा सैड रहता था कि वो अपने बेटे को नहीं समझ पा रहा, उसको नहीं समझा पा रहा, ना ही नहीं वो समझ पा रहा, इसकी वजह से वो क्या हो रहा है, उससे काफ़ी ज़्यादा दूर जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, वट इज़ द फादर्स एटीट्यूड टूवर्ड्स हिज सन इन द थर्ड स्टेंजर। तो कहते हैं कि थर्ड स्टेंजर में फादर का जो एटीट्यूड था अपने बेटे के लिए वो क्या था, कैसा था। कहते द फादर वॉन्ट्स टू रेक्टिफाई द सिचुएशंस इन द थर्ड स्टेंजर। द फादर्स वॉन्ट्स टू हिज सन टू रिटर्न द होम्स दैट ही हैज़ लेफ्ट। द फादर इज़ विलिंग टू फॉरगिव हिज सन्स एंड रीस्टार्ट देयर रिलेशनशिप। तो कहते हैं कि थर्ड स्टेंजर में उसका क्या एटीट्यूड था फादर का, वो चाहता था कि टू रेक्टिफाई द सिचुएशन, कि वो सिचुएशन को रेक्टिफाई करना चाहता था थर्ड स्टेंजर में। कहते द फादर वॉन्ट्स टू हिज सन, कि फादर चाहता था कि उसका जो बेटा है वो क्या हो जाए, घर पर वापस आ जाए। ठीक है, जिसने कि उसके बेटे ने उसका जो घर था उसको छोड़ दिया हुआ था, तो उसका बेटा जो है वो घर पर वापस आ जाए, तो ये उसका फादर चाहता था। द फादर इज़ विलिंग टू फॉरगिव हिज सन, तो फादर वो चाहता था कि वो अपने बेटे को माफ़ कर दे। ठीक है, तो माफ़ करना चाहता था अपने बेटे को, वो चाहता था कि मैं अपने बेटे को माफ़ कर दूँ और रीस्टार्ट करूँ फिर से वही रिलेशनशिप जो हमारा ऑलरेडी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट डज द फादर विश फॉर, कि फादर जो था वो क्या चाहता था। द फादर इज अनहैप्पी एंड हेल्पलेस, ही वांट्स टू मेंटेन अ हेल्दी रिलेशनशिप विद हिज सन। द फादर्स वांट दैट हिज prodigal sons may return to his homes and start living under the same roof with him. He does not want he should create and live in a own world of his live in a world of his own। तो कहता है कि उसका जो फादर था वो काफ़ी ज़्यादा अनहैप्पी था, काफ़ी ज़्यादा हेल्पलेस था, और वो हमेशा चाहता था कि वो उसके बेटे के साथ एक हेल्थी रिलेशनशिप जो है वो मेंटेन हो। द फादर्स वांट्स टू, फादर जो था वो क्या चाहता था कि उसके जो प्रोडिगल सन है, मतलब एक्स्ट्रा वेजेंट जो सन है, उसका ज़्यादा खर्च करने वाला जो सन है, फिजूल खर्ची करने वाला जो बेटा है, वो उसके घर में वापस आ जाए और वो दोनों सेम रूप में रहें जैसे वो पहले रहते थे। और साथ में वो चाहता है कि उसका जो बेटा है, ही डज नॉट वांट दैट ही शुड क्रिएट एंड लिव इन अ वर्ल्ड ऑफ हिज आउन। तो वो नहीं चाहता था कि उसका बेटा उससे दूर जाए और उसका अपना घर बनाए। ठीक है, अपना मतलब अपनी दुनिया वो बना ले। वर्ल्ड यहाँ पे कहा गया कि मतलब वो अपनी दुनिया बना ले, अपनी दुनिया में ही रहना स्टार्ट कर दे। तो वो उसका फादर हमेशा ये नहीं चाहता, वो चाहता था कि उसका बेटा जो है वो घर पर वापस आ जाए, और वो उसे एक्सेप्ट भी करने के लिए तैयार था
किस सिचुएशन में, किसी मतलब कि वो प्रोडिगल है, कि ज़रा खर्चीला है, तो फिर भी कोई बात नहीं, वो खर्चीला है, तब भी मैं उसको एक्सेप्ट करूँगा, तब मैं उसको फॉरगिव कर दूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन is क्वेश्चन नंबर 8. The father is ready to have his prodigal son return. What reference can you draw from this? तो कहता है कि फादर जो था वो रेडी था अपने प्रोडिगल सन को वापस लाने के लिए। तो ये किस चीज़ के लिए एक हमें रेफरेंस देता है? ठीक है, कौन सा रेफरेंस है ये? कहते हैं प्रोडिगल्स मीन्स वेस्टफुली एक्स्ट्रावेजेंट। तो प्रोडिगल का मतलब क्या होता है? वेस्टफुली एक्स्ट्रावेजेंट जो होते हैं, ज़्यादा खर्चीले जो होते हैं। हेयर इज अ रेफरेंस टू द स्टोरी इन द बाइबल्स इन विच अ फादर गिव्स हिज इनहेरिटेंस टू हिज सन्स. The younger brother leaves waste his fortunes and returns to his father's home. Still the father is ready to take him back and forgive him. तो कहता है कि हमने ये जो स्टोरी, किसका मतलब रेफरेंस है ये? कहते हैं ये है बाइबल में हमने एक जो कहानी पढ़ी थी कि एक जो फादर है वो अपनी इनहेरिटेंस जो है, अपनी मतलब जायदाद ज़मीन जो है वो अपने बेटों को देता है, और उसका जो छोटा बेटा होता है, जंगर मतलब ब्रदर जो होता है, छोटा बेटा, तो वो क्या करता है? वो अपने जितनी जो वो था पैसा जो था उसको वो क्या कर देता था, वेस्ट करके सारा उसने खर्च करके फिर वो वापस अपने घर पर आता है। तो उसके फादर जो है वो उसको एक्सेप्ट कर लेता है, उसको माफ़ कर देता है, तो उसको वो फिर से मतलब एक्सेप्ट कर लेता है। तो कहता है कि इन दिस पोएम, तो इस पोएम में भी द फादर्स आल्सो वांट टू फॉरगिव हिम, और उसका फादर जो है वो उसको माफ़ करना चाहता है। तो इस पोएम में भी उस फादर जो है वो अपने बेटे को माफ़ करना चाहता है, सो दैट दे लिव पीसफुली टुगेदर अगेन, कि वो दोनों फिर से कैसे रह सके पीसफुली, फिर से उस घर में रह सके इकट्ठे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका क्वेश्चन नंबर 9. द रूट cause of the generation gap present in the poems lies in the fact that it is only the father talking to his son rather than the hearing of understanding him. Explain. तो कहता है कि ये जो रूट कॉजेज है जनरेशन गैप का, ये इस पोएम में जो बताया गया है, ये हमें किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बताया गया है? सिर्फ फादर के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया गया है, और सिर्फ हमने फादर को यहाँ पे सुना है, हमने बेटे को यहाँ पे नहीं सुना। इस चीज़ को आप एक्सप्लेन करिए कि क्या मतलब यहाँ पे क्या रीज़न है जनरेशन गैप का। कहते हैं वन ऑफ द रीजन्स ऑफ द जनरेशन गैप इज अब्सेंस ऑफ द अंडरस्टैंडिंग एंड कम्युनिकेशन। तो हमेशा जनरेशन गैप का यहाँ पर उन्होंने अब क्या रीज़न बताया है कि एब्सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग, एक अंडरस्टैंडिंग नहीं होनी, दूसरा कम्युनिकेशन गैप होना। तो कहता है हेयर इन दिस पोइम्स वी हेयर ओनली द फादर्स पॉइंट ऑफ व्यू। तो कहता है ये जो पोइम है इसमें सिर्फ हमने किस चीज़ को देखा है? ये फादर के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखी गई है। तो वी डू नॉट हियर एनीथिंग फ्रॉम द सन साइड, कि हमने बेटे की साइड से कुछ भी नहीं सुना। द रूट काज ऑफ द जनरेशन गैप हैज़ बीन लैक ऑफ शेयरिंग ऑफ इंटरेस्ट और नॉट पेइंग अटेंशन टू द चाइल्ड्स इमोशन नीड्स व्हेन ही इज़ ग्रोइंग अप। तो कहता है कि जो रूट काज यहाँ पे जनरेशन गैप का हमें जो दिख रहा है, वो हमें ये दिख रहा है कि लैक ऑफ शेयरिंग इंटरेस्ट, कि बच्चे के साथ कोई इंटरेस्ट जो है वो शेयर नहीं किया जा रहा, और बच्चे की तरफ कोई जो उसकी जो इमोशनल नीड्स जो थी, ठीक है, उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया जब वो बड़ा हो रहा था। इसलिए यहाँ पे जनरेशन जो गैप जो है वो आया है। तो कहता था चाइल्ड शुड बी अलाउड टू एक्सप्रेस हिज ओपिनियन फ्रीली एंड अडल्ट शुड नॉट बिहेव लाइक अ डिक्टेटर। तो कहता है हमेशा बच्चों को अलाउ करना चाहिए कि वो अपनी जो ओपिनियन है, अपनी जो बातें हैं, जो भी उनके दिल में है, उस चीज़ को वो फ्रीली एक्सप्रेस कर सके। और जो बड़े होते हैं, जो एडल्ट होते हैं, उन्हें कभी भी डिक्टेटर नहीं बनना चाहिए, मतलब नहीं, कभी भी उनको ये कमांड या ऑर्डर वगैरह नहीं देना चाहिए, उनको बिहेव करना चाहिए लाइक अ फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका क्वेश्चन नंबर 10. वट डू द वर्ड्स एंड एम्प्टी हैंड सिग्निफाई। तो कहता है कि एम्प्टी हैंड वर्ड जो है वो क्या सिग्निफाई करता है? द वर्ड एम्प्टी हैंड सिग्निफाई दैट बोथ द फादर्स एंड द सन। बेटा यहाँ पे भी एंड है, यहाँ पे लिखा गया है एडेड, तो एंड है यहाँ पे। कहता था फादर्स, बोथ द फादर्स एंड द सन वांट्स टू, एंड ये भी एंड है बेटा। तो कहते हैं wants to forgive each others and extend a hand of friendship to each other। कहते हैं इस पोएम में वो दोनों क्या हैं, दोनों एक दूसरे को माफ़ करना चाहते हैं और दोनों अपना हाथ आगे बढ़ाना चाहते हैं। बट नीदर ऑफ देम इज़ विलिंग टू बी द फर्स्ट वन ऑफ टू डू। कहते हैं लेकिन कोई भी उनसे पहल जो है वो नहीं करना चाहता। This means that although they are longing to forgive each other, their egos are coming in the way so that none of them wants to be the first one to do so। तो कहता है कि इसका मतलब ये है कि दोनों को ये चीज़ है, उनके मन में ये चीज़ है कि हम एक दूसरे को माफ़ कर दें, या ये मुझे माफ़ कर दे या मैं उसको माफ़ कर दूँ, ये दोनों के बीच में है, लेकिन उनकी जो ईगो है वो उनके बीच में आ रही है, इस वजह से वो क्या कर रहे हैं, पहल कोई भी नहीं कर पा रहा, मतलब कोई भी रिलेशन को ठीक नहीं कर पा रहा। तो ये थे बच्चे इसके कुछ क्वेश्चंस।
तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं होंगे, सम एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होंगे तो उन्हें हम डिस्कस करेंगे बच्चे। तो आज का जो लेक्चर है मैं यहीं पे अब ख़त्म करती हूँ। सो थैंक यू बच्चे, थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।